दोस्तों, बहुत दिनों के इंतजार के बाद मैं आप सभी के लिए एक शानदार नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नई कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। इस कहानी का नाम है अर्जुन द मार्शल शोल। तो बिना किसी देरी और बिना किसी बकवास के आइए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। अर्जुन द मार्शल शोल एपिसोड 1। इस बेरहम दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। जिनके पास शक्ति है वे बादलों के पार उड़ते हैं और आसमान से उन कमजोर लोगों को हिकारत से देखते हैं जो सिर्फ रेंगने और जिंदा रहने के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ द बुक ऑफ द वे मार्ग का ग्रंथ के अनुसार लड़ने की क्षमता या युद्धात्मा मार्शल स्पिरिट एक जन्मजात प्रतिभा है। योद्धा अपने शरीरों को शारीरिक ताकत के चरम तक ट्रेन तो कर सकते हैं, लेकिन असली महाशक्ति पाने के लिए इंसान को इस दुनिया से परे अध्यात्म की दुनिया से एक युद्धात्मा को जगाना होता है। हर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने वाला योद्धा अपनी खुद की खूबियों के आधार पर आत्माओं की दुनिया का एक दरवाजा खोलकर इस युद्धात्मा को जगा सकता है। ये आत्माएं अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं, जैसे तलवार और भाले जैसे हथियार, या फिर बाघ और ड्रैगन जैसे शक्तिशाली खूंखार जानवर। इन युद्धात्माओं के कई प्रकार होते हैं, जिन्हें 7 स्तरों रैंक में बांटा गया है: लाल, नारंगी, पीला, जेड ग्रीन, हल्का हरा, पन्ना हरा, नीला और बैंगनी। लाल स्तर की युद्धात्मा से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हर स्तर के साथ विनाशकारी शक्ति कई गुना बढ़ती जाती है। शर्मा निवास रानीखेत, उत्तराखंड। एक विशाल पवित्र वेदी ऑल्टर पर कई युवा लड़कियां पालथी मारकर बैठी थीं। उनके ठीक ऊपर अजीब और बेहद खूबसूरत पत्थरों पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीकों रून्स से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकल रही थी। उस वेदी और लड़कियों को चारों ओर से कुछ युवाओं ने घेर रखा था, जो उनके मार्गरक्षक रोड प्रोटेक्टर्स थे। उन सभी की उम्र महज 15 या 16 साल की थी। आत्मा का द्वार खोलो, एक बुजुर्ग ने ऊंचे स्वर में घोषणा की। वेदी के ठीक सामने शर्मा परिवार के एक सबसे बड़े बुजुर्ग ने एक पवित्र पात्र से जल ग्रहण किया, अपनी हथेली पर कई रहस्यमय आकृतियां बनाईं और फिर घुटनों के बल बैठकर अपना माथा जमीन से टिका दिया। बुज बुज अचानक आसमान से रोशनी की तेज किरणें नीचे आईं और उन्होंने उन युवा लड़कियों के शरीरों को एक अजीब सी ऊर्जा के घेरे में लपेट लिया। बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, अपने मन को काबू में रखो और इस शक्ति को महसूस करो। आत्मा का द्वार तुम्हारे बिल्कुल करीब खुलने वाला है। यह वेदी विशेष रूप से शर्मा परिवार द्वारा तैयार की गई थी ताकि परिवार के बच्चों के लिए आध्यात्मिक द्वार खोला जा सके। इस वेदी का उपयोग करने से आध्यात्मिक द्वार खोलने और एक शक्तिशाली युद्धात्मा से जुड़ने की सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती थी। इस तरह की वेदी बनाना बेहद खर्चीला काम था, जिसमें बेहिसाब पैसा और ताकत लगती थी। इसे चालू करने के लिए बहुत सारे कीमती संसाधनों की जरूरत होती थी। इसलिए शर्मा परिवार जैसा एक बड़ा और रसूखदार खानदान ही, जिसके पास कई प्रतिभाशाली बच्चे हों, वेदी से आध्यात्मिक द्वार खोलने का ऐसा बड़ा कारनामा कर सकता था। गर्व और जलन स्नेहा शर्मा इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। वह न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि गजब की प्रतिभाशाली भी थी। उसे शर्मा परिवार की वो उम्मीद माना जाता था जो उनके खानदान का नाम पूरे देश में रोशन करेगी। स्नेहा वेदी पर ध्यान लगाए बैठी थी। उसका नाजुक शरीर चमकदार रोशनी के एक घेरे से नहाया हुआ था, जो इस बात का इशारा था कि उसके लिए एक बहुत ही उच्च स्तर की आत्मा का दरवाजा खुलने वाला है। उसके ठीक बगल में एक हैंडसम नौजवान पूरा ध्यान लगाकर उसकी मदद करने में जुटा हुआ था। इस नौजवान का नाम अर्जुन था, जो कभी एक महान जनरल के वंशज थे। अर्जुन का परिवार तब तबाह हो गया था जब वह छोटा बच्चा था, लेकिन शर्मा परिवार के तीसरे मालिक ने उसे गोद ले लिया और स्नेहा व उसके भाई बहनों के साथ ही उसे पाला पोषा। कुछ साल पहले तीसरे मालिक की एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, जिससे अर्जुन इस बड़े शर्मा परिवार में बिल्कुल अकेला रह गया।
उसके लिए यहाँ जीना बहुत मुश्किल था क्योंकि परिवार के बाकी सदस्य अक्सर उसे पराया समझते थे और ताने देते थे। बावजूद इसके कि 10 साल से भी पहले स्नेहा और अर्जुन की शादी तय हो चुकी थी। अब अर्जुन स्नेहा का रक्षक प्रोटेक्टर बन चुका था। हालांकि दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव था, फिर भी अर्जुन को कभी कभी महसूस होता था कि स्नेहा उससे दूर होती जा रही है। स्नेहा, सही समय आ गया है। मैं आध्यात्मिक द्वार खोलने में तुम्हारी मदद करूंगा, अर्जुन ने कहा। भले ही अर्जुन ने खुद कभी अपना आध्यात्मिक द्वार नहीं खोला था, लेकिन उसके पास दूसरों की मदद करने की एक अनोखी क्षमता थी। अर्जुन के बिना स्नेहा इस द्वार को नहीं खोल पाती। मैं तैयार हूं, स्नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। उसका नाजुक शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अर्जुन की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में 5 रंगों का एक प्रभामंडल, हेलो, शून्य में नाचता हुआ दिखाई दे रहा था। मानो खुद कुदरत की ताकतें उसकी मदद कर रही हों। मिस स्नेहा वाकई शर्मा परिवार की सबसे होनहार कौम है। इतने कम समय में वह आध्यात्मिक द्वार खोलने के लिए तैयार हो गईं। काश मैं मिस स्नेहा का दिल जीत पाता, भीड़ में खड़े एक युवक ने अपनी इच्छा जताई। वह युवक स्नेहा को अपनी आंखों में तारीफ और चाहत के भाव लिए देख रहा था। सपने देखना बंद करो, उसके बगल में खड़े दूसरे लड़के ने टोका। तुम्हें पता है न कि मिस स्नेहा की सगाई अर्जुन से हो चुकी है। तभी वहां एक और युवक आगे आया, जिसका नाम जतिन था। जतिन स्नेहा का चचेरा भाई, कजिन था और शर्मा हवेली में उसका रोज का आना जाना था। जतिन ने तुच्छ नजरों से देखते हुए कहा, अर्जुन, उसके पास कुछ बेकार की सलाहों के अलावा है ही क्या? मैं अपनी बहन से शादी क्यों नहीं कर सकता? वह तो एक नंबर का आवारा है, अपने चाचा के रसूख और नाम के दम पर। जतिन बेहद घमंडी और बदतमीज किस्म का था। वह स्नेहा के साथ अर्जुन की सगाई से बेहद जलता था और हमेशा अर्जुन को अपने रास्ते का कांटा समझता था। हाँ बिल्कुल, मिस स्नेहा इतनी खूबसूरत महिला हैं। वह उस मामूली और बेकार लड़के के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगी? भीड़ में से किसी और ने भी जतिन की बात का समर्थन किया। वहां मौजूद बहुत से लोग अर्जुन को लेकर जतिन जैसी ही सोच रखते थे और उन्हें नहीं लगता था कि अर्जुन कभी मिस स्नेहा के काबिल बन पाएगा। एक भयानक मोड़ और बलिदान। अर्जुन यकीनन भीड़ में हो रही इन फुसफुसाहटों को सुन सकता था, लेकिन वह बिना विचलित हुए वेदी पर दृढ़ता से बैठा रहा। उसके चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान थी। जतिन सिर्फ एक मूर्ख था और स्नेहा के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर अर्जुन उससे बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह शर्मा परिवार के लोगों के इन कड़वे तानों और अपनी सगाई को लेकर होने वाली बकवास को सुनने का आदी हो चुका था। वह बस इस प्रक्रिया को अच्छे से पूरा करना चाहता था ताकि आध्यात्मिक द्वार खुल सके, वह एक मजबूत योद्धा बन सके और अपने परिवार का खोया हुआ नाम और सम्मान वापस दिला सके। धड़ाक, अचानक आसमान में काले बादल मंडराने लगे और एक गगनचुंबी इमारत जितनी लंबी बैंगनी रंग की बिजली सीधे वेदी पर आ गिरी, जिसने अपनी भयानक और डरावनी शक्ति सीधे स्नेहा के शरीर में झोंक दी। स्नेहा दर्द के मारे चीख उठी। उसका सुंदर चेहरा दर्द से मरोड़ गया और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह भयंकर बिजली लगातार स्नेहा के शरीर को चीरती रही, उसकी हड्डियों के गूदे तक समाने लगी। आसपास देख रहे लोग डर के मारे जम गए। मालिक, अगर आप उच्च स्तर का आध्यात्मिक द्वार खोलते हैं तो कभी कभी ऐसी बिजली की आपदा, थंडर रॉबरी, का सामना करना पड़ता है। मिस स्नेहा के साथ भी यही हो रहा है। अगर हमने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो यह बिजली उनके शरीर के चिथड़े उड़ा देगी और उन्हें हमेशा के लिए तबाह और अपाहिज कर देगी। वेदी की कमान संभाल रहे बुजुर्ग ने घबराते हुए स्नेहा के पिता हेमंत शर्मा को सचेत किया। बुजुर्ग की बात सुनते ही हर कोई मामले की गंभीरता को समझ गया।
हेमंत शर्मा का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने घबराकर पूछा, हम उसे कैसे बचा सकते हैं? बुजुर्ग ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर कहा, हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जिसकी आध्यात्मिक नाड़ी, स्पिरिट पल्स, बिटिया से मेल खाती हो। उसे स्नेहा की जगह अपनी खुद की जीवन ऊर्जा, लाइफ स्पिरिट, इसमें झोंकनी होगी। तभी यह आकाशीय बिजली शांत होगी। हेमंत की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उन्होंने सोचा, इस परिवार में स्नेहा की जीवन ऊर्जा से मेल खाने वाला कौन है? बुजुर्ग शायद हेमंत के इस अनकहे सवाल को बहुत अच्छे से समझ गए थे और बिना रुके उन्होंने तुरंत दो शब्द कहे, अर्जुन। बुजुर्ग की नजरें तुरंत अर्जुन के शरीर पर टिक गईं। अर्जुन, उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा। स्नेहा बहुत बड़े खतरे में है। उस पर आकाशीय बिजली का कहर टूटा है। उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए हमें तुम्हारी जीवनात्मा, लाइफ स्पिरिट की जरूरत है। इससे पहले कि अर्जुन के मुंह से एक भी शब्द निकलता, हेमंत शर्मा ने तुरंत उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो अर्जुन, शर्मा परिवार तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। अगर स्नेहा इस खतरे से सुरक्षित बाहर निकल आती है तो तुम दोनों की शादी का वादा जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। यह सुनते ही अर्जुन का दिल बैठ गया। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर एक बार उसने अपनी जीवनात्मा खो दी तो वह खुद कभी अपना आध्यात्मिक द्वार नहीं खोल पाएगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी किसी युद्धात्मा को नहीं जगा सकेगा। अर्जुन को उस शादी के वादे की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वह स्नेहा को तड़पते हुए और बिजली के उस भयानक हमले को झेलते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दोनों हाथ स्नेहा की पीठ पर टिका दिए। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और अपनी जीवनात्मा को धीरे धीरे स्नेहा के शरीर में उतारना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी ऊर्जा स्नेहा में समाई, आसमान में गरजते हुए बादल छटने लगे और स्नेहा के शरीर का कांपना बंद हो गया। धीरे धीरे स्नेहा के पीछे एक विशाल पक्षी की परछाई उभरने लगी, जिससे एक दिव्य और बेहद शक्तिशाली फीनिक्स, अमर पक्षी का वैभव चारों तरफ फैल गया। यह तो भीड़ में मौजूद लोग हैरान होकर फुसफुसाने लगे। वहां खड़े सभी लोग फटी आंखों से इस नजारे को देख रहे थे। उस फीनिक्स की भव्यता और ताकत इतनी जबरदस्त थी कि लोगों का मन कर रहा था कि वे वहीं घुटनों के बल बैठकर उसे प्रणाम करें। अद्भुत शक्ति! मिस स्नेहा ने फीनिक्स की युद्धात्मा को जगा लिया है। हरे रंग का स्कार्फ पहने एक महिला के मुंह से अचानक निकल पड़ा। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि यह जेड लेवल के स्तर तक पहुंच चुकी है। भूरे रंग का जैकेट पहने एक दूसरे आदमी ने हांफते हुए कहा। जेड ग्रीन स्तर की फीनिक्स युद्धात्मा कितनी दुर्लभ और महान होती है। इसे जगाकर मिस स्नेहा पूरे उत्तराखंड की सबसे प्रतिभाशाली योद्धा बन चुकी हैं। हरे स्कार्फ वाली महिला ने अपनी बात पूरी की। अब तो देश की बड़ी बड़ी ताकतें और संस्थाएं उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए कतार में खड़ी होंगी। शर्मा परिवार का बुलंदियों पर पहुंचना अब तय है, भूरे जैकेट वाले आदमी ने जवाब दिया। स्नेहा को फीनिक्स की उस भव्य परछाई के सामने बैठा देखकर पूरे शर्मा परिवार ने तालियों की गड़गड़ाहट शुरू कर दी। हेमंत शर्मा अपनी सीट से सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ देखी जा सकती थी। वह उनकी बेटी थी जो अब न केवल शर्मा परिवार की बल्कि पूरे रानीखेत और राज्य की शान बन चुकी थी। स्नेहा धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा 4 रंगों के प्रभामंडल से घिरा हुआ था और पीछे फीनिक्स की परछाई चमक रही थी। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक गर्वभरी मुस्कान आ गई। इस वक्त उसकी चमक के सामने बाकी सब फीके पड़ चुके थे। वह सचमुच एक फीनिक्स देवी जैसी लग रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन के पीले पड़ चुके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी। वह स्नेहा के लिए दिल से खुश था, भले ही इसके लिए उसे खुद का आध्यात्मिक द्वार खोलने का मौका हमेशा के लिए खोना पड़ा। वह उसे तबाह होते नहीं देख सकता था। बधाई हो
स्नेहा, अर्जुन ने अपनी कमजोरी को छुपाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। स्नेहा ने बस धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अर्जुन ने उसे पहले कभी इस तरह के ठंडे बर्ताव के साथ नहीं देखा था। उसके चेहरे की मुस्कान तो नहीं घटी, लेकिन उसका दिल थोड़ा भारी हो गया। अगले ही पल वहां मौजूद बड़े अधिकारियों और भीड़ ने स्नेहा को चारों तरफ से घेर लिया और वे सब उसे लेकर वेदी से चले गए। अपमान और जादुई मोती का रहस्य। अब उस सूनी वेदी पर अकेले खड़े अर्जुन ने खुद पर तंज कसते हुए मुस्कुरा कर कहा, शायद स्नेहा इतनी ज्यादा खुश है कि उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं। ओए लूजर! तभी पीछे से जतिन की कड़क आवाज आई। वह धीरे धीरे चलकर अर्जुन के पास आ रहा था। तू अब तक यहीं क्यों खड़ा है? अर्जुन की त्योरियां चढ़ गईं। जतिन ने एक कमीनी मुस्कान के साथ ताना मारा, हे, अब जब तूने अपनी जीवनात्मा ही खो दी है तो तेरे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तू हम सब पर एक एहसान क्यों नहीं करता? कहीं जाकर डूब क्यों नहीं मरता? अर्जुन की आंखें तीखी हो गईं और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मेरा भविष्य क्या होगा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने मुझे दोबारा उकसाने की कोशिश की तो मैं इस बातचीत के बारे में बड़े मालिक को बताऊंगा और तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगा। जतिन ने हवा में हाथ लहराते हुए शेखी बघारी, हाँ हाँ, देख लेंगे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वह हंसते हुए वहां से चला गया। जतिन को जाता देख अर्जुन की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसने मन ही मन सोचा, एक दिन उसकी कामयाबी उन सभी को कुचल देगी जिन्होंने आज उसका अपमान किया है। अर्जुन अपने रहने की जगह पर लौट आया, जो शर्मा हवेली के एक कोने में बना एक बहुत ही छोटा और साधारण सा कमरा था। शर्मा परिवार के होने वाले दामाद के हिसाब से यह कमरा बेहद मामूली और जर्जर था। उसने अपनी जीवनात्मा स्नेहा को दे दी थी, जिसकी वजह से वह शारीरिक रूप से बेहद कमजोर महसूस कर रहा था और उसे अपनी ऊर्जा को फिर से संचित करने की सख्त जरूरत थी। उसने अपने हाथों में एक प्राचीन किताब निकाली और ध्यान मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ गया। इस किताब का नाम द बुक ऑफ द वे था, जो अर्जुन को उसके पिता ने तोहफे में दी थी। पिछले 10 सालों से अर्जुन अकेले ही मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। वह बेहद मेहनती था और उसका इरादा फौलादी था। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न रही हो, उसने कभी अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकी थी। रात चढ़ चुकी थी और पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, जिसकी दूधिया रोशनी खिड़की से छनकर सीधे कमरे में आ रही थी। आजकल अर्जुन की साधना शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग और ध्यान मेडिटेशन के दोहरे दायरे में थी, जो उसकी उम्र के बाकी युवाओं से काफी अलग और कठिन थी। तभी एक हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज हुई। अर्जुन की शर्ट की जेब में रखे एक बिल्कुल साफ और चमकदार मोती पर्ल से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। उस मोती के भीतर से एक शक्तिशाली खिंचाव सक्शन पैदा हुआ, जिसने हवा में तैरती हुई प्राकृतिक ऊर्जा और साथ ही अर्जुन के शरीर के भीतर बची कुची ताकत को भी तेजी से अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। बस एक पल के लिए अर्जुन के चेहरे पर थोड़ी रंगत आई, लेकिन अगले ही पल वह फिर से पूरी तरह पीला पड़ गया। अर्जुन ने हैरान होते हुए अपनी जेब से उस मोती को बाहर निकाला। इस मोती का रंग बदल गया है। ऐसा लगता है कि इसने किसी मूल ऊर्जा एलिमेंटल फोर्स को सोख लिया है। यह देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और उसने झट से उस मोती को वापस अपनी जेब में रख लिया। उसे समझ आ गया था कि असल में क्या हुआ था। इस तरह के जादुई मोती अपने आप बाहरी ताकतों को सोख लेते थे। उसके पिता के कहे अनुसार, जब इस मोती के अंदर की ऊर्जा पूरी तरह से संतृप्त सैचुरेट यानी फुल हो जाती है, तो यह मोती हरे रंग की ओस की बूंदें ग्रीन ड्यू ड्रॉप्स छोड़ता है, जिनमें असीमित और चमत्कारी ऊर्जा होती है।
अगर अर्जुन उन ओस की बूंदों से खुद को पोषित करे तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह अपनी खोई हुई जीवनात्मा को दोबारा हासिल कर सकता था। पिछले 10 सालों में अर्जुन द्वारा बनाई गई ज्यादातर ऊर्जा को इसी मोती ने सोख लिया था। इसी वजह से उसका मार्शल आर्ट्स का अभ्यास और शक्तियों का बढ़ना बेहद धीमा था और लोग उसे कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब यही मोती उसकी किस्मत बदलने वाला था। शर्मा परिवार का असली रंग अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण रानीखेत की पहाड़ियों पर पड़ी तो शर्मा हवेली में चारों तरफ जश्न का माहौल था। हर कोई मिस स्नेहा के जेड ग्रीन फीनिक्स को जगाने की चर्चा कर रहा था। पूरे इलाके से बड़े बड़े लोग और बड़े घरानों के संदेशवाहक बधाई के संदेश लेकर आ रहे थे। अर्जुन अपने कमरे से बाहर निकलकर हवेली के मुख्य आंगन की तरफ बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि स्नेहा एक बार तो उससे मिलेगी या कम से कम कल रात की बात के लिए शुक्रिया कहेगी। आखिर उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसकी जान बचाई थी। लेकिन मुख्य हॉल में कदम रखते ही सन्नाटा छा गया। मुख्य गद्दी पर हेमंत शर्मा बैठे थे और उनके बगल में स्नेहा शांत चेहरे के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वो पुराना अपनापन नहीं बल्कि एक अजीब सा ठंडापन और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन आओ, हेमंत शर्मा ने औपचारिकता निभाते हुए कहा, पर उनकी आवाज में कल रात जैसी घबराहट या एहसानमंदी का भाव बिल्कुल गायब था। नमस्ते अंकल। स्नेहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अर्जुन ने स्नेहा की तरफ देखते हुए पूछा। स्नेहा ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा और बेहद सधे हुए लहजे में बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्जुन। कल रात तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए शर्मा परिवार तुम्हारा कर्जदार रहेगा। पापा ने फैसला किया है कि तुम्हें इसके बदले में कई कीमती जड़ी बूटियां और सोने के सिक्के दिए जाएंगे ताकि तुम अपनी सेहत फिर से ठीक कर सको। सोने के सिक्के और जड़ी बूटियां। अर्जुन का दिल एक झटके में भारी हो गया। वह समझ गया कि यह उसकी सगाई को तोड़ने और उसके बलिदान की कीमत लगाने की एक सोची समझी साजिश थी। स्नेहा, मैंने तुम्हारी मदद किसी इनाम के लिए नहीं की थी, अर्जुन ने सीधे शब्दों में कहा। इससे पहले कि स्नेहा कुछ कहती, हेमंत शर्मा बीच में बोल पड़े, अर्जुन, बात को समझने की कोशिश करो। स्नेहा ने जेड ग्रीन स्तर की युद्धात्मा को जगाया है। जल्द ही देश की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स एकेडमी के लोग उसे लेने यहां आ रहे हैं। उसका भविष्य अब बहुत ऊंचा है और तुम अब अपनी जीवनात्मा खो चुके हो। तुम कभी एक योद्धा नहीं बन पाओगे। ऐसे में तुम दोनों का साथ समाज स्वीकार नहीं करेगा। बेहतर होगा कि तुम ये सिक्के लो और अपनी मंगेतर होने का दावा भूल जाओ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि एक सुलगती हुई आग थी। उसने उन सिक्कों की तरफ देखा भी नहीं और मुड़कर हॉल से बाहर निकल गया। उसे अब किसी के एहसान की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास वो मोती था जो जल्द ही शर्मा परिवार के इस घमंड को मिट्टी में मिलाने वाला था। स्नेहा ने जेड ग्रीन स्तर की फीनिक्स युद्धात्मा, फीनिक्स बैटल स्पिरिट को जगाया था और यह खबर पूरे रानीखेत, उत्तराखंड और उससे आगे भी जंगल की आग की तरह फैल गई। न केवल स्नेहा बल्कि पूरा शर्मा परिवार हर किसी की नजरों का केंद्र बन गया। समाज में उनका स्तर ऊंचा होने के कारण कई अन्य परिवार उनके लिए उपहार लेकर आए। स्नेहा की इस बड़ी उपलब्धि की खबर बहुत जल्द पूरे देश में फैल गई और कई प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स स्कूलों और संप्रदायों सेक्ट्स का ध्यान इस ओर गया। इन स्कूलों के दूत एनवॉयस शर्मा निवास पर आने लगे और स्नेहा को एक शिष्या के रूप में अपने साथ जुड़ने का न्योता देने लगे। हालांकि शर्मा परिवार ने इस बात को लेकर थोड़ा इंतजार करने की नीति अपनाई कि स्नेहा कहाँ ट्रेनिंग करेगी, और उनका यह इंतजार करना तब रंग लाया जब यह बात जल्द ही देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित और रसूखदार परिवार के होनहार युवक स्टीवन ने शर्मा परिवार से संपर्क किया और स्नेहा के पिता हेमंत शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया।
स्टीवन का परिवार दिल्ली के 4 सबसे बड़े और शक्तिशाली परिवारों में से एक था। उनके परिवार के पास शर्मा परिवार की तुलना में कहीं अधिक शक्ति और प्रतिष्ठा थी, और वे देश भर के कई अन्य प्राचीन कुलीन परिवारों से भी बहुत आगे थे। स्टीवन के आने की सुबह अर्जुन आंगन में टहलता हुआ गहरी सोच में डूबा था। उसके कंधों पर अपने पूर्वजों के खानदान का नाम और गौरव फिर से वापस लौटाने की जिम्मेदारी थी, और वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर उसका परिवार कैसे तबाह हुआ। उसकी योजना शर्मा परिवार को छोड़कर दिल्ली जाने की थी, ताकि वह अपने परिवार के विनाश की जांच कर सके। जहां तक उस सगाई का सवाल था जिसका हेमंत ने उससे वादा किया था, अर्जुन को उसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर स्नेहा के भविष्य के लिए कोई बेहतर अवसर था, तो वह इसके लिए केवल खुश ही होता। मिस स्नेहा ने फीनिक्स युद्धात्मा को जगाया है, और अब वह आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रही हैं। बड़े बड़े रसूखदार लोगों की नजरों में अब यह सगाई खत्म हो चुकी है। अर्जुन के पास से गुजरते हुए एक नौकर ने धीरे से बुदबुदाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, शर्मा परिवार के कई अन्य नौकरों ने भी अर्जुन की तरफ देखा और आपस में कानाफूसी करने लगे। उनकी नजरों में अर्जुन स्नेहा के काबिल बिल्कुल नहीं था। हालांकि उनकी आवाजें बहुत तेज नहीं थीं। फिर भी अर्जुन ने उन शब्दों को सुन लिया, और उसके चेहरे के भाव एकदम शांत और गंभीर हो गए। क्या तुमने सुना कि दिल्ली के स्टीवन स्नेहा से शादी करना चाहते हैं? वह अपने परिवार के सबसे होनहार युवक हैं, और वह खुद यहाँ शर्मा परिवार के पास आए हैं, एक अन्य नौकर ने कहा। उस बड़े खानदान का वारिस बेहद प्रतिभाशाली है। क्या तुम्हें पता है कि वह उच्च स्तर की युद्धात्मा, हाई लेवल फाइटिंग स्पिरिट तक पहुंच चुका है? उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता, किसी और ने जवाब दिया। यह तो होना ही था। मिस स्नेहा की चमक इस वक्त सबसे अलग है। अगर वह स्टीवन से शादी करती हैं, तो वह भी उतनी ही मशहूर हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक युवा महिला नौकर ने उत्साह से कहा। अर्जुन को अपने आसपास हो रही इन गपशपों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वह यह सोचे बिना नहीं रह सका। क्या शर्मा परिवार ने स्नेहा की शादी उस बड़े दिल्ली वाले खानदान में करने का फैसला कर लिया है? इस विचार के आते ही वह नौकरों की बातों से बचने के लिए तेजी से कदमों से आगे बढ़ गया। स्नेहा ने फीनिक्स की आत्मा को जगाकर और खुद को सबसे प्रतिभाशाली साबित करके सबको चौंका दिया था। अगर शर्मा परिवार इस सगाई को खत्म करना चाहता था, तो वे अर्जुन को सीधे तौर पर यह बात समझा सकते थे। वह स्नेहा के उज्ज्वल भविष्य के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनना चाहता था। कुछ ही पलों में अर्जुन मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार के पास पहुंच गया। उसे बगल के मुख्य कमरे से आपस में बात करने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आवाज काफी धीमी थी, और अर्जुन बड़ी मुश्किल से उसे सुन पा रहा था। मिस्टर शर्मा, आपके परिवार और हमारे परिवार के बीच इस शादी के रिश्ते को लेकर आपका क्या विचार है? एक व्यक्ति ने पूछा। इस सवाल का तुरंत कोई जवाब नहीं आया। उस व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह जीवन में एक ही बार मिलने वाला मौका है। अगर शर्मा परिवार के मुखिया अपनी सहमति दे देते हैं, तो हमारा परिवार न केवल शर्मा परिवार को दिल्ली में एक अग्रणी और मुख्य शक्ति बना सकता है, बल्कि जब मिस स्नेहा हमारे घर की बहू बनेंगी, तो हम अपने समृद्ध संसाधनों को भी आपके साथ साझा करेंगे। घर के मुखिया होने के नाते आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके परिवार के हित में क्या सबसे बेहतर है। उस आवाज में एक गहरा घमंड और गर्व साफ झलक रहा था। लेकिन बेशक, उस महान परिवार के साथ यह रिश्ता जोड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। बस आपने मुझसे जो वादा किया है, उसे आपको निभाना होगा, अर्जुन ने हेमंत शर्मा को जवाब देते हुए सुना। शायद दिल्ली के उस बड़े खानदान का यह प्रस्ताव इतना आकर्षक था कि हेमंत इसे ठुकरा नहीं सके। मेरा परिवार अपने वादे का पक्का है। मैं कुछ
ही दिनों में स्नेहा को अपने साथ दिल्ली ले जा सकता हूँ। एक कम उम्र की आवाज ने पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ सहमति जताई। अर्जुन ने सोचा कि यह तीसरा व्यक्ति जरूर स्टीवन ही होगा। हालांकि अर्जुन को स्नेहा से अपनी सगाई पूरी होने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसे इस बात से ठेस पहुंची कि हेमंत ने पहले ही उसका हाथ स्टीवन को सौंपने का वादा कर दिया था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा नौकर कह रहे थे। हेमंत ने अर्जुन से किए गए अपने वादे को धोखा दिया था और गुप्त रूप से दिल्ली के उस रसूखदार परिवार के साथ शादी की बात पक्की कर ली थी। अर्जुन को अचानक समझ आ गया कि हेमंत की नजरों में वह महज एक मोहरा था जिसने उसकी बेटी को जीवन में आगे बढ़ने में मदद की। अब जब उसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी थी तो उसे दरकिनार किया जा रहा था। जैसे जैसे अर्जुन के भीतर गुस्सा बढ़ रहा था, उसने दोबारा स्टीवन की आवाज सुनी। मैंने सुना है कि स्नेहा की सगाई पहले भी कहीं हो चुकी है, स्टीवन ने सवाल किया। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ का व्यक्ति इस परिवार में महज एक गुमनाम और मामूली इंसान है। उस सगाई को किसी भी वक्त खत्म किया जा सकता है, हेमंत ने उपेक्षा भरे लहजे में कहा। हेमंत ने इस बात से इनकार नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में अर्जुन की हैसियत एक मामूली इंसान से ज्यादा नहीं थी, इसलिए अर्जुन से किए गए उसके वादे का कोई महत्व नहीं था। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसका दिल अंदर से बिल्कुल ठंडा और सुन्न पड़ता जा रहा था। सगाई खत्म करना उतना काफी नहीं है, स्टीवन ने ठंडे लहजे में कहा। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? हेमंत ने पूछा। मेरी होने वाली पत्नी की पहले किसी ऐसे व्यक्ति से सगाई रह चुकी हो जो अब भी जीवित है। यह मुझे मंजूर नहीं। उसका इस दुनिया में जिंदा रहना ही ठीक नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है? स्टीवन ने कपटपूर्ण इरादे से उकसाते हुए कहा। उसकी बातों में साफ तौर पर जान से मारने की साजिश थी। मैं समझ गया, हेमंत ने बात पक्की करते हुए कहा। शर्मा परिवार की वफादारी और सच्चाई के सबूत के तौर पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, वहां कोई झिझक नहीं थी। हेमंत की नजर में अर्जुन आंगन में रेंगने वाली एक चींटी से बढ़कर नहीं था। उसे अपने बूट के नीचे कुचलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी उंगलियों के जोड़ चटकने की आवाज आई। उसकी आंखें गुस्से से सुलग रही थीं। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा आहत और क्रोधित किया वह यह थी कि हेमंत ने अर्जुन को जान से मारने के स्टीवन के अनुरोध पर बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हामी भर दी थी। बाहर कोई है? हेमंत और स्टीवन दोनों एक साथ चिल्लाए और उन्होंने हॉलवे का दरवाजा झटके से खोल दिया। तुम? अर्जुन पर नजर पड़ते ही हेमंत के मुंह से निकला। उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक। कौन थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुख्य घर में बिना इजाजत घुसने की? क्या तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते? उसने ताना मारते हुए कहा। अर्जुन ने हेमंत की तरफ देखा और उपहास भरी मुस्कान बिखेरी। वह क्रूर और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अर्जुन को देख रहा था, जैसे उसमें कोई भावना ही न बची हो। अर्जुन उसके लिए किसी अजनबी की तरह हो चुका था। तुम न केवल एक बेकार कचरे हो, हेमंत ने फटकारते हुए कहा, बल्कि तुम्हारा आचरण भी बेहद घटिया है। शर्मा परिवार तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है और अब जब मेरी बेटी ने फीनिक्स युद्धात्मा को जगा लिया है तो तुम हमारे गुप्त राज चुराना चाहते हो। तुम क्या सोचते हो मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? आपके गुप्त राज चुराना? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। गुस्से के कारण उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व और अनुभवी इंसान जैसी शांति दिखाई। हेमंत, अर्जुन ने गुस्से से भरे लहजे में जवाब दिया, तुम बेहद क्रूर और एहसान फरामोश हो। मैंने अपनी खुद की जीवन ऊर्जा, लाइफ स्पिरिट की कीमत पर तुम्हारी बेटी को खतरे से बचाया और उसके भीतर जेड ग्रीन फीनिक्स युद्धात्मा को जगाया। तुमने न केवल मेरे प्रति कोई आभार नहीं जताया,
बल्कि अब तुम स्नेहा से शादी के वादे से मुकर रहे हो और मुझे जान से मारने के लिए इस दिल्ली वाले परिवार से हाथ मिला रहे हो। मुझे अफसोस है कि मैं पहले तुम्हारा यह बदसूरत चेहरा नहीं देख पाया। अर्जुन के इन तीखे और सीधे शब्दों को सुनकर हेमंत का चेहरा एकदम फक पड़ गया। क्या यही वह आदमी है जिसकी सगाई स्नेहा से हुई थी? स्टीवन ने उपहास उड़ाते हुए पूछा। हाँ, हेमंत ने सिर हिलाया। यह मेरे समय के लायक भी नहीं है, स्टीवन ने तिरस्कार से कहा। मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़ता हूं, तुम खुद इससे निपट लेना। वहां से जाने से पहले स्टीवन ने घोषणा की। उसके जाने के बाद हेमंत ने अर्जुन के सामने एक प्रस्ताव रखा। अगर तुम वह सगाई का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वह प्रमाण पत्र अर्जुन की स्नेहा के साथ सगाई का एकमात्र कानूनी सबूत था। अर्जुन को डर था कि उसे सौंपने का मतलब और भी तेजी से मौत के मुंह में जाना हो सकता है। इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम मुझे मारने के लिए थोड़ा इंतजार भी नहीं कर सकते? अर्जुन ने व्यंग्यपूर्वक पूछा और उसकी नजरों में हेमंत के लिए बेखौफ तिरस्कार भरा था। हेमंत अपने हाथ के एक इशारे से कमरे के किसी भी कोने से नौकरों और रक्षकों को अपनी मदद के लिए बुला सकता था। अर्जुन को जान से मारने का मौका उसके बिल्कुल सामने था, क्योंकि उसने अर्जुन को प्रवेश हॉल में चारों तरफ से घेर लिया था। मैं बस यह जानना चाहता हूं, क्या स्नेहा को इस बारे में पता है? अर्जुन ने पूछा। वे दोनों बचपन के साथी थे। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसके प्रति इतनी बेरहम हो सकती है। स्नेहा तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर है। वह बेहद प्रतिभाशाली, शक्तिशाली और दैवीय गुणों से संपन्न है। वह तुम्हारे जैसे एक हारे हुए इंसान, लूजर के साथ क्यों रहना चाहेगी? यह उम्मीद छोड़ दो, हेमंत ने उपहास उड़ाते हुए कहा। अर्जुन सोच रहा था कि क्या हेमंत इस बात को समझता भी है कि अगर अर्जुन की जीवन ऊर्जा न होती तो स्नेहा आज जिंदा भी नहीं बचती। लेकिन अर्जुन स्टीवन की ताकत और उसके परिवार के ऊंचे दर्जे को अच्छी तरह जानता था और वह अपने आसपास की इस बेरहम दुनिया की हकीकत को समझता था। शर्मा परिवार और अन्य बड़े रसूखदार घरानों के लिए अर्जुन जैसा एक युवक जिसका कोई परिवार नहीं था और जिसके पास ट्रेनिंग की कोई बड़ी ताकत नहीं थी, सिर्फ दूसरों के हाथों कुचले जाने के लिए ही मौजूद था। अंततः अर्जुन को शर्मा परिवार के एक सीलन भरे अंधेरे तहखाने डांजियन में कैद कर दिया गया। हेमंत अगले ही दिन उसे मौत की सजा देने वाला था। उसने अपने चारों ओर की धूसर दीवारों को देखा और खुद को कैद करने वाले उस ठंडे पिंजरे पर बेबसी से हंसा। उसने स्नेहा को बचाने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा का बलिदान देने में एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ धोखा। हेमंत, तुम एक धोखेबाज और गद्दार इंसान हो। एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे आज के इस कृत्य की पूरी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा, अर्जुन ने चुनौती भरे लहजे में चिल्लाकर कहा। अब केवल ध्यान, मेडिटेशन ही अर्जुन के इस उबलते हुए गुस्से को शांत कर सकता था। बैठने के लिए एक समतल जगह तलाश कर वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने उस मोती को अपनी हथेली के बीच में रख लिया। पहले तुम मेरी पूरी ताकत सोख रहे थे, अब समय आ गया है कि तुम मुझे मेरी वह ताकत वापस लौटाओ, उसने दृढ़ता के साथ उस मोती को आदेश दिया। मोती की तरफ देखते हुए अर्जुन ने धीरे से अपना मुंह खोला और उसकी आंखों में एक गहरी उम्मीद चमक उठी। आसमान में पूर्णिमा का चांद ऊपर चढ़ आया था और उसकी दूधिया रोशनी ऊपर बनी लोहे की खिड़की से छनकर जेल के फर्श पर बिखर रही थी। उस चांदनी ने अर्जुन की हथेली पर रखे मोती को भी अपनी कोमल रोशनी में सराबोर कर दिया था। चांदनी के छूते ही उस मोती की चमक और भी ज्यादा तेज होने लगी। उसके भीतर से एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज, हुमिंग साउंड, लगातार सुनाई देने लगी। अगले ही पल कमरे में फैली वह चांदनी ऊर्जा के रेशमी धागों में बदल गई और तेजी से उस मोती के भीतर समाने लगी।
वह भिनभिनाहट और तेज हो गई और धीरे धीरे वह मोती हवा में ऊपर उठ गया और बहुत तेज गति से कांपने वाइब्रेट लगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, उसे अंदर रोका और अपने आसपास के शून्य से जीवन ऊर्जा को सोखने की कल्पना विजुअलाइज करने लगा। छपाक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मोती के भीतर कोई चमकीला द्रव घूम रहा हो जो रह रहकर रोशनी की तेज किरणें छोड़ रहा था। हवा में कई मिनटों तक चक्कर काटने के बाद उस मोती की बाहरी सतह गहरे हरे रंग डार्क ग्रीन में बदल गई और उसमें से सबसे कीमती पन्ने एमरल्ड जैसा एक सुंदर हरा प्रभामंडल निकलने लगा। बुज़ बुज़ अर्जुन को फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी क्योंकि वह मोती धीरे धीरे तैरता हुआ उसके सिर के ठीक ऊपर आ गया था और एक हरे रंग के प्रकाश के घेरे ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। अर्जुन उस हरी रोशनी में पूरी तरह नहा गया और उसने महसूस किया कि उसका शरीर एकदम शांत और तनाव मुक्त हो रहा था, जबकि उसके भीतर एक नई और असीम ऊर्जा भरती जा रही थी। आखिरकार यह पूरी तरह संतृप्त सैचुरेट हो ही गया, अर्जुन ने बेहद उत्साहित होकर सोचा। अपने ऊपर तैरते हुए मोती को देखकर अर्जुन मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसने मोती के इस तरह पूरी तरह चार्ज होने का अनुभव किया था। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया और अलग था, लेकिन बहुत ही सुखद था। तभी हरे रंग के द्रव की एक अकेली बूंद धीरे धीरे उभरकर उस मोती से अलग हुई और अर्जुन के शरीर पर टपकने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में आ गई। यह ओस की बूंद पूरी तरह से पारदर्शी ट्रांसल्यूसेंट थी और उसमें से एक दिव्य हरी चमक निकल रही थी। उस छोटी सी बूंद के भीतर से एक बेहद शुद्ध जीवन ऊर्जा चमक रही थी, जिसने उसके आसपास की रोशनी को और भी ज्यादा गहरा, समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया था। एक हरी ओस की बूंद ग्रीन ड्यू ड्रॉप अर्जुन के मुंह से विस्मय से निकला। यह वही चीज थी जिसके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था। माना जाता था कि इसके भीतर एक अत्यंत विनाशकारी और असीमित ऊर्जा समाहित होती है। यह वाकई असाधारण है, अर्जुन ने श्रद्धा और विस्मय के साथ कहना जारी रखा। जैसे ही वह ओस की बूंद उसकी त्वचा से छुई, उसने महसूस किया कि एक कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का सैलाब उसके सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर में दौड़ गया। यह मूल ऊर्जा एलिमेंटल फोर्स उसके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थी और यह उन सभी कहानियों से कहीं आगे थी जो अर्जुन ने चिकित्सा और घाव भरने वाले जादू हीलिंग मैजिक के बारे में सुन रखी थीं। वह जीवन शक्ति उसके भीतर बहने लगी और उस शक्तिशाली ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर, नसों और हड्डियों को अंदर से पोषित कर दिया। बस एक ही पल में अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर ने शारीरिक प्रशिक्षण के तीसरे स्तर थर्ड लेवल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पार कर लिया था और अभी भी उसके भीतर सोखे जाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा बची हुई थी। यह सचमुच अद्भुत है, अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि वह सोच रहा था कि उसके पिता ने उसे इस हरी ओस की बूंद की शक्तिशाली ऊर्जा के लिए मानसिक रूप से तैयार किया था। फिर भी जब उसने वास्तव में उस प्रचंड ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर मचलते हुए महसूस किया, तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने इस प्रक्रिया की रफ्तार को और बढ़ा दिया और उस बची हुई ऊर्जा को पूरी तरह से अपने खून में समाहित एब्जॉर्ब कर लिया। उसका शरीर अब आगे बढ़कर शारीरिक प्रशिक्षण के चौथे स्तर फोर्थ लेवल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग पर पहुंच चुका था। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय के भीतर अर्जुन ने एक के बाद एक 3 स्तरों रियम्स को पार कर लिया था और यह सब महज उस एक हरी ओस की बूंद की असीम ऊर्जा के कारण हुआ था। बुज़ बुज़ जिस तेजी के साथ अर्जुन ने इन सीमाओं को तोड़ा था, उसने उसके आसपास की हवा में एक बेहद शक्तिशाली और उन्मत्त ऊर्जा का बवंडर पैदा कर दिया था। मेरी मूल जीवनात्मा ओरिजिनल लाइफ स्पिरिट, अर्जुन ने उत्साह और गहरी मुस्कान के साथ हांफते हुए कहा। इस पल वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसकी जीवनात्मा उसके शरीर के भीतर नए सिरे से आकार ले रही थी।
और यह सब बहुत ही तेजी से हो रहा था। महज कुछ ही सांसों के भीतर अर्जुन के शरीर के पास एक बिल्कुल नई जीवनात्मा आ चुकी थी। यह उस पुरानी जीवनात्मा से कई गुना ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली थी जो उसने स्नेहा को सौंपी थी। यह उसकी अपनी बिल्कुल आदर्श और मूल जीवनात्मा थी। तभी अर्जुन को अचानक स्थिति का एहसास हुआ और वह मन ही मन थोड़ा घबरा गया। मैं इस काल कोठरी में होश में आने वाला हूं और यहां अपनी जान गंवाने वाला हूं। अर्जुन ठाकुर के भीतर से एक असीम और कभी न खत्म होने वाली युद्धात्मा फाइटिंग स्पिरिट का सैलाब फूट पड़ा। उसने अपने दिमाग को पूरी तरह शांत रखा और अपने भीतर छिपी सबसे आदिम और मूल शक्ति को महसूस करने के लिए अपनी दिव्य चेतना डिवाइन सेंस का इस्तेमाल किया। उस चमत्कारी हरी ओस की बूंद की मदद से अर्जुन को अपनी साधना में कम मेहनत पर भी दोगुना परिणाम मिल रहा था। पिछले 10 सालों से उसने हर तरह का अपमान सहा था और हर किसी ने उसे एक बेकार कचरा समझकर उसका मजाक उड़ाया था। अभी कुछ ही समय पहले शर्मा परिवार ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था और स्टीवन ने तो उसे पैरों तले कुचली जाने वाली चींटी जैसा समझा था। यह सारा दर्द, गुस्सा और संचित भावनाएं अब अर्जुन के लिए एक प्रचंड और असीमित ताकत में बदल गईं। 10 सालों तक अंदर ही अंदर सुलगने के बाद उसकी मूल जीवनात्मा ओरिजिनल लाइफ स्पिरिट आखिरकार अपने परम स्वरूप में विकसित हो गई। अर्जुन की चेतना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अनंत अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुकी हो। यह स्थान पूरी तरह से असीम और खाली था, जहां चारों तरफ फैले अनगिनत चमकते सितारों के अलावा अर्जुन को कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। उस अंतहीन तारों भरे आसमान को देखते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अभूतपूर्व शक्ति का संचार हो रहा था। वह इस शून्यता के पार किसी दूसरी दिव्य दुनिया को देख पा रहा था। उसने तारों का बनना, ब्रह्मांड की शुरुआत और धीरे धीरे उस परम रहस्य को करीब से महसूस किया जो हर चीज की बुनियाद है। उसके दिमाग में अजीब और रहस्यमय आकृतियां, टोटम्स, लगातार चमक रही थीं और बदल रही थीं। उस अनंत आकाश में उसने देखा कि सितारों का एक विशाल द्वार, गेट ऑफ स्टार्स, धीरे धीरे खुल रहा था, जिसमें से एक अत्यंत दिव्य और चमकीला स्वर्गीय प्रकाश निकल रहा था। उस सितारों के द्वार से निकलने वाली प्रचंड ऊर्जा अर्जुन की आंखों में प्रतिबिंबित हुई और फिर उसके पूरे शरीर को भेदती हुई उसके भीतर समा गई। उसकी मांसपेशियां, हड्डियां और रक्त वाहिकाएं इतनी तेजी से बदलने लगी मानो उसका पूरा शरीर नए सिरे से खुद को ढाल रहा हो। आत्मा का द्वार खुल चुका है, अर्जुन पूरी ताकत से दहाड़ा। अर्जुन की आंखों से रोशनी की तीव्र किरणें फूट पड़ी और उसने महसूस किया कि उसके शरीर की सभी 8 मुख्य नसें, 8 मेरिडियंस, अत्यंत सुचारू और तेज गति से प्रवाहित हो रही थीं। उसके शरीर के भीतर अब एक असीम, अत्यंत उज्ज्वल और अनंत द्वार स्थापित हो चुका था, उसकी आत्मा का दिव्य द्वार, स्पिरिचुअल गेट। मेरा आत्मद्वार खुल गया है। अब समय आ गया है अपनी युद्धात्मा को चुनने का, अर्जुन ने पूरे उत्साह से कहा। उस विशाल आत्मद्वार की कोई सीमा नहीं दिख रही थी और वहां कई तरह की रहस्यमयी काल्पनिक परछाइयां, वर्चुअल शैडोज, तैर रही थीं। वहां भयंकर जीव थे, बाघ, क्रूर वनमानुष, गैंडा और श्वेत बगुला। इसके साथ ही कई तरह के हथियार भी तैर रहे थे, चाकू, भाला, तलवार और फरसा। वहां युद्धात्माओं की परछाइयों की कई तरह की दिव्य विशेषताएं मौजूद थीं। सारे ब्रह्मांड के रहस्य अर्जुन विस्मय से भर गया। एक शक्तिशाली युद्धात्मा को जगाने का यह उसका पहला और बेहद भव्य अनुभव था। वह जानता था कि अपनी चेतना का इस्तेमाल करके अगर वह इन तैरती हुई परछाइयों से संपर्क साधेगा तो वह उस परछाई के रूप में छिपी युद्धात्मा को पूरी तरह जगा सकता था। अर्जुन की चेतना के सबसे करीब एक विशाल रीछ, ग्रिसली बियर, की परछाई थी, जिसके विशाल शरीर के चारों ओर एक लाल रंग का प्रभामंडल, रेड हेलो, चमक रहा था। लाल स्तर की रीछ युद्धात्मा के पास गजब की ताकत और एक मजबूत रक्षात्मक ढाल होती है। अगर मैं इस युद्धात्मा को जगाता हूं तो मैं बड़ी आसानी से विशाल चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं, अर्जुन ने सोचा। लेकिन उसकी आंखों में एक और अधिक दिव्य चमक कौंध रही थी, जिसने उसकी चेतना को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
युद्धात्माओं को मुख्य रूप से 7 स्तरों में विभाजित किया गया था, जो थे लाल, रेड, नारंगी, ऑरेंज, पीला, येलो, जेड, पन्नाहरा, एमरल्ड, नीला, ब्लू और बैंगनी, पर्पल। लाल स्तर की युद्धात्मा सबसे कमजोर मानी जाती थी और यह अर्जुन की बड़ी उम्मीदों के सामने कुछ भी नहीं थी। अगले स्तर पर नारंगी रंग में एक खूंखार शेर था। यह युद्धात्मा अर्जुन के हमलों को और अधिक हिंसक और घातक बना सकती थी, जिससे उसकी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ जाती। लेकिन अर्जुन मन ही मन हंसा। शेर की यह युद्धात्मा उसके बड़े लक्ष्यों के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं थी। हालांकि पीला स्तर भी बुरा नहीं है, अर्जुन ने विचार किया। पीले स्तर के क्षेत्र में एक विशाल तलवार तैर रही थी, जिससे अत्यंत तीव्र युद्ध ऊर्जा निकल रही थी। पीले स्तर की वह लंबी तलवार बेहद धारदार और आक्रामक थी, जो तलवारबाजी के कड़े प्रशिक्षण के साथ मिलकर विनाशकारी साबित हो सकती थी। लेकिन अर्जुन को तलवारबाजी में विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए वह और आगे बढ़ गया। उसकी चेतना लगातार आगे तैरती रही। उस आत्मद्वार के भीतर की कोई भी बंदिश उसे रोक नहीं पा रही थी। उसने जेड स्तर, जेड लेवल के युद्धात्मा क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां एक दिव्य फीनिक्स की परछाई देखी। अर्जुन के सामने तैरते हुए उस फीनिक्स से अनंत और भीषण लपटें निकल रही थीं। अपने पंख फैलाए हुए उस आलीशान फीनिक्स के वैभव को देखकर अर्जुन मंत्रमुग्ध रह गया। यह जेड ग्रीन स्तर की फीनिक्स युद्धात्मा थी। स्नेहा ने इसी चौथे स्तर की जेड ग्रीन युद्धात्मा को जगाया था। अर्जुन ने ठंडी सांस लेते हुए सोचा कि अगर वह भी इस जेड स्तर की आत्मा को जगाता है तो वह सीधे तौर पर स्नेहा की बराबरी पर आ खड़ा होगा, जो उसे आगे बढ़ने के असीमित मौके देगा। लेकिन अर्जुन को उस दिव्य हरी ओस की बूंद का पोषण मिला था। उसके लिए यह जेड स्तर की युद्धात्मा भी बहुत कम थी। एक अत्यंत शक्तिशाली युद्धात्मा को जगाने की उसकी अंतरात्मा इतनी तीव्र थी कि उसने अपनी चेतना को और आगे धकेल दिया। उस अनंत शून्यता में अर्जुन के आसपास की आत्मिक शक्ति अचानक बदलने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई भारी दबाव उसके शरीर और दिमाग को बुरी तरह भींच रहा था। लेकिन हरी ओस की बूंदों के दिव्य पोषण के कारण अर्जुन की चेतना और भी अधिक मजबूत हो चुकी थी। उसने उस भारी दबाव की परतों को चीरते हुए आखिरकार अगले युद्धात्मा क्षेत्र में कदम रख ही दिया। अब उसके सामने पन्नाहरे, एमरल्ड ग्रीन स्तर की तमाम भयानक और शक्तिशाली युद्धात्माओं की परछाइयां तैर रही थीं, जो बेहद खौफनाक और विस्मयकारी थीं। उनके सामने पहले के चारों स्तरों की आत्माएं बिल्कुल फीकी और कमजोर लग रही थीं। दैवीय वनमानुष, विशालकाय हाथी, युद्ध कुल्हाड़ी और दिव्य वीणा, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। ये सभी पन्नाहरे स्तर के महाशक्तिशाली रूप थे। लेकिन जहां ये सभी युद्धात्माएं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थीं, वहीं अर्जुन को अपनी अंतरात्मा से इनमें से किसी के साथ भी सही जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। उसने खुद को पूरी तरह शांत किया और अपनी नजरों को उस पूरे क्षेत्र के बिल्कुल केंद्र में तैर रही एक विशाल परछाई पर टिका दिया। वह एक अत्यंत विशालकाय और प्रलयंकारी महाड्रैगन, जायंट ड्रैगन था। उस ड्रैगन के विशाल शरीर के चारों ओर से ड्रैगन ऊर्जा के प्रचंड बवंडर उठ रहे थे, जिसमें पूरे संसार पर राज करने वाली एक अत्यंत दबंग और संप्रभु शक्ति साफ झलक रही थी। अलेक्जेंडर ड्रैगन युद्धात्मा, अलेक्जेंडर ड्रैगन फाइटिंग स्पिरिट। अर्जुन ने उस महाड्रैगन की आत्मा के साथ अपनी नजरें मिलाईं। ड्रैगन वंश को सभी दैवीय जीवों और भयंकर जानवरों के बीच सबसे कुलीन और सर्वोच्च माना जाता था, और यह ड्रैगन युद्धात्मा सभी जंतुआत्माओं का सम्राट थी। इसके भीतर संसार की हर एक शक्ति और ऊर्जा को खुद में निगल जाने की अद्भुत क्षमता थी, जो योद्धा को असीमित और अनंत ताकत प्रदान करती थी। इसके पास हर एक शक्ति को खुद में सोखने और निगल जाने का गुण है, जो बिल्कुल मेरे इस जादुई मोती की विशेषता से मेल खाता है ना? अर्जुन ने सोचते हुए अपनी चेतना को उस ड्रैगन की विशाल खाली परछाई की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उसकी चेतना ने उस महाड्रैगन की परछाई को छुआ, अर्जुन को लगा जैसे वह ड्रैगन की एक अत्यंत तीव्र और गर्म सांसों के घेरे में घिर गया हो। अर्जुन ने उस महाशक्तिशाली आत्मा के साथ संपर्क साधने के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह एकाग्र रखा। बस एक ही पल में अर्जुन पूरी तरह से गहरे ध्यान में डूब गया।
पलक झपकते ही उसका संपर्क उस ड्रैगन की परछाई से पूरी तरह स्थापित हो गया और अर्जुन ने अपनी चेतना को ड्रैगन की चेतना के साथ मिलाना फ्यूज शुरू कर दिया। उन दोनों की आत्माओं को एक दूसरे में पूरी तरह समाहित करने की यह प्रक्रिया काफी धीमी और जटिल थी। अर्जुन ने एक पल के लिए भी ढील देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इतनी प्रचंड और संप्रभु शक्ति के सामने अपनी दिव्य चेतना पर से नियंत्रण खोने का बहुत बड़ा जोखिम था। जैसे जैसे इस मिलाप में उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी, हरी ओस की बूंद से मिलने वाली निरंतर शक्ति ने उसे संभाला और अर्जुन को वह आवश्यक सहारा दिया जिससे वह इस पूरी प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके। पूरे 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अचानक एक तीव्र प्रकाश का विस्फोट हुआ और अर्जुन की चेतना उस महाड्रैगन की परछाई के साथ पूरी तरह से एक हो गई। अर्जुन के अगली सांस लेते ही उस आत्मद्वार से एक कभी न खत्म होने वाली दिव्य जीवन ऊर्जा प्रवाहित होकर उसके शरीर की सभी नसों में बहने लगी। अर्जुन के शरीर से रोशनी की एक अत्यंत चमकीला और विशाल पुंज निकला, जो उस कालकोठरी की खिड़की को चीरता हुआ सीधे ऊपर आसमान की गहराइयों में समा गया। अर्जुन के चारों ओर रोशनी की कई तैरती हुई तरंगें बहने लगीं और उसने अपने भीतर उस महाड्रैगन की सांसों को पूरी तरह खिलते हुए महसूस किया। अर्जुन के ठीक पीछे एक अत्यंत विशालकाय ड्रैगन की परछाई धीरे धीरे उभरने लगी और देखते ही देखते वह पूरी तरह ठोस रूप में बदल गई। यह एक हल्के नीले रंग का दिव्य ड्रैगन, लाइट ब्लू ड्रैगन था, जिसकी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली और राजसी थी। उसके इस भव्य रूप के सामने संसार के अन्य सभी जीवित प्राणी महज तुच्छ प्रजा की तरह प्रतीत हो रहे थे। पूरे शहर के ऊपर आसमान में उस ड्रैगन का वह हल्का नीला रूप साफ तौर पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसने अपनी दिव्य आभा से धरती को सराबोर कर दिया था और रानीखेत की उस काली रात को पूरी तरह रोशन कर दिया था। देखो, ऐसा लगता है कि किसी ने अत्यंत उच्च स्तर की युद्धात्मा को जगाया है। उस तरफ देखो, शायद कोई महान और शक्तिशाली पन्नाहरे स्तर का योद्धा प्रकट हुआ है। शहर की भीड़ में से एक व्यक्ति पूरी ताकत से चिल्लाया। सभी लोग हैरान होकर आसमान में बने उस महाड्रैगन की विशाल परछाई को देख रहे थे और पूरी तरह सन्न थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह रोशनी ठीक उसी जगह से उठ रही है जहां शर्मा परिवार का निवास है। भीड़ में से एक व्यक्ति ने उस दिशा की तरफ उंगली उठाई जहां से वह प्रकाशपुंज आसमान को छू रहा था। शर्मा परिवार? इस बार किसने इतनी शक्तिशाली युद्धात्मा को जगाया है? एक अन्य व्यक्ति ने बेहद हैरान होकर पूछा। क्या यह स्नेहा है? क्या उसने अपने भीतर दूसरी युद्धात्मा को भी जगा लिया है? शरीर पर टैटू गुदवाए एक व्यक्ति के मुंह से अचानक निकला। या हो सकता है कि यह उसकी बहन ईवा हो? भीड़ में खड़ी एक महिला ने अपनी शंका जताई। अगर ऐसा है तो शर्मा परिवार का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा, किसी ने बड़े उत्साह से कहा। बेशक उस पूरी भीड़ में किसी एक व्यक्ति के दिमाग में भी दूर दूर तक यह विचार नहीं आया कि इस महाशक्तिशाली ड्रैगन युद्धात्मा को जगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही अर्जुन ठाकुर है, जिसे पूरा शहर एक बेकार कचरा और इंसानी मांस का टुकड़ा समझकर उसका मजाक उड़ाता था। रानीखेत के उत्तर में स्थित पहाड़ियों की एक ऊंची चोटी पर खड़े गैरिसन हाइड दूर क्षितिज में टकटकी लगाए देख रहे थे। उनकी तीखी और पारखी आंखें आसमान में छाए उस ड्रैगन देव की विशाल परछाई को बिना पलक झपकाए निहार रही थीं। उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए खुद से कहा, यह अलौकिक और अजीब दृश्य उस समय से कहीं अधिक तीव्र और भयानक है जब स्नेहा ने अपने भीतर फीनिक्स युद्धात्मा को जगाया था। शायद वह महान व्यक्ति जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ आखिरकार प्रकट हो ही गया। इसके तुरंत बाद गैरिसन की आकृति हवा में एक बिजली की तरह चमकी और वह रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गए। इधर शर्मा परिवार के उसी अंधेरे तहखाने के भीतर अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट और उसके बाद एक बहुत तेज धमाके की आवाज गूंज उठी। उस महाड्रैगन की भयानक और क्रूर फुंकार ने अर्जुन की जेल के उस मजबूत लोहे के दरवाजे को तिनके की तरह तोड़कर बिखेर दिया। जैसे ही 2 रक्षक बदहवास होकर उस कोठरी की तरफ दौड़े, ड्रैगन की उस प्रचंड और अदृश्य शक्ति के झटके ने उन्हें हवा में उड़ाकर पीछे फेंक दिया।
अर्जुन ने जमीन पर मरे हुए कुत्तों की तरह पड़े उन दोनों रक्षकों की तरफ देखा, उपहास भरी एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और तेजी से उस कालकोठरी से बाहर निकल गया। मेरी साधना अब शारीरिक प्रशिक्षण के 5वें स्तर, 5th लेवल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग पर पहुंच चुकी है और मैंने 15वें स्तर की इस दिव्य ड्रैगन आत्मा को पूरी तरह से जगा लिया है। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं पहले की तुलना में अब कितने गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूं। अर्जुन ने अपने होठों पर एक गहरी संतुष्टि की मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा। कालकोठरी से बाहर निकलकर अर्जुन ने रात के उस घने अंधेरे का पूरा फायदा उठाया और शर्मा परिवार के विशाल परिसर के भीतर बेहद सावधानी से आगे बढ़ने लगा। अनजाने में वह चलते चलते शर्मा परिवार के मुख्य शस्त्रागार अरमोरी के पास पहुंच गया। एक सुरक्षित दीवार के पीछे छिपते हुए अर्जुन ने खुद से धीरे से कहा, मेरे पिता जिन महान हथियारों के दम पर युद्ध के मैदानों में दुश्मनों के छक्के छुड़ाते थे, उन्हें इसी जगह पर सजाकर रखा गया है। मुझे उन सभी को यहां से वापस समेटना होगा। अर्जुन के पिता सेना में एक अत्यंत प्रतिष्ठित और अत्यधिक कुशल जनरल थे, लेकिन अर्जुन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर उसका महान ठाकुर खानदान कैसे तबाह हुआ, जिसके कारण अंततः शर्मा परिवार ने उसे गोद ले लिया था। जब शर्मा परिवार ने अर्जुन को अपने यहाँ पनाह दी थी, तो उन्होंने उसके परिवार के पास बची कुची जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति थी, उसे अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें विशेष रूप से उसके पिता के वे ऐतिहासिक हथियार शामिल थे। अर्जुन ने देखा कि शस्त्रागार के मुख्य दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे दोनों रक्षक गहरी नींद में सो चुके थे। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और मन ही मन शर्मा परिवार की इस ढीली सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाया। उसके कदम बिल्कुल शांत और बेआवाज थे और वह एक अदृश्य परछाई गोस्ट की तरह उन सोए हुए रक्षकों के पास से गुजरता हुआ उस इमारत के भीतर दाखिल हो गया। उस विशाल शस्त्रागार के भीतर हर प्रकार के हजारों हथियार रखे हुए थे, जिनमें धारदार चाकू, लंबे भाले, चमकीली तलवारें और भारी फरसे शामिल थे। खचाक खचाक हथियारों के आपस में टकराने की गूंजती हुई आवाजें अंदर के एक मुख्य दरवाजे से छनकर बाहर आ रही थीं। अर्जुन ने दरवाजे की झिरी से अंदर झांका और देखा कि एक युवक उस बड़े अभ्यास क्षेत्र के बिल्कुल बीच में खड़ा होकर अकेले ही युद्ध का अभ्यास कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि जतिन था, स्नेहा का वही चचेरा भाई जिसने पिछले ही दिन वेदी ऑल्टर पर पूरे समाज के सामने अर्जुन का घोर अपमान किया था। टिन के एक हाथ में एक बड़ी सी भारी कुल्हाड़ी थी, जिसे वह हवा में लहरा रहा था और जिससे ऊर्जा की तीव्र तरंगें निकल रही थीं। जतिन के चारों ओर कई तरह के हथियार प्रदर्शित किए गए थे, जिनमें से एक चांदी की चमक, सिल्वर हेलो बिखेरने वाले लंबे भाले ने अचानक अर्जुन का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चांदी का भाला, सिल्वर स्पीयर, अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे महसूस हुआ कि उसका दिल छाती के भीतर बहुत तेजी से धड़क रहा था। यह वही महान हथियार था जिसका इस्तेमाल उसके स्वर्गीय पिता युद्ध के मैदान में करते थे। उस भाले को अपने सामने देखना बिल्कुल वैसा ही था मानो उसने अपने पिता को साक्षात अपने सामने देख लिया हो। तुम, जतिन अचानक चिल्लाया, क्योंकि उसने दरवाजे पर अर्जुन की आहट को सुन लिया था। जतिन ने अपने हथियारों की हरकत को वहीं रोका, अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ा और अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए ताना मारा, तुम्हें तो इस वक्त कालकोठरी की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। तुम यहाँ इस शस्त्रागार में क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ अपनी मौत को दावत देने आए हो? मैं बस अपनी चीजें यहाँ से वापस लेने आया हूँ और चुपचाप चला जाऊंगा। हमारे बीच का कुएं का पानी कभी नदी के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा, हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। अर्जुन ने शांति बनाए रखने की पारंपरिक शैली का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात पूरी तरह साफ की। अर्जुन बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था। उसका एक एक पल इस वक्त बेहद कीमती था और वह जतिन जैसे मूर्ख इंसान पर अपना समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं रखता था। एक कुटिल उपहास के साथ जतिन ने उसे सीधे शब्दों में धमकी दी, कुएं का पानी नदी में दखल नहीं देगा। क्या तुम मुझसे रहम की भीख मांगकर मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे हो? मैं इसी वक्त इसी जगह पर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार सकता हूं और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मेरे हाथों मरने से नहीं रोक पाएगी।
जतिन का घमंड इस वक्त 7वें आसमान पर था और वह अर्जुन को अपनी कसाई की चौकी पर रखे एक लाचार बकरे की तरह समझ रहा था। वह जब चाहता उसे अपनी मर्जी से काट सकता था। मुझे मारोगे? अर्जुन ने एक अत्यंत ठंडी और जानलेवा मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखों में जतिन जैसे मूर्खों के लिए केवल और केवल गहरा तिरस्कार भरा हुआ था। अर्जुन अब वह पुराना लाचार और कमजोर इंसान बिल्कुल नहीं था जिसे जतिन पहले से जानता था। वह अब जतिन को अपने ऊपर रत्ती भर भी हावी होने की इजाजत कभी नहीं देने वाला था। मैंने तुम्हें उस भाले के बारे में कुछ कहते सुना था। जतिन ने उस चांदी के भाले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह तुम्हारे पिता का था। ठाकुर खानदान वाकई में एक कचरा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे कबाड़ इंसान के लिए वह कबाड़ ही खानदानी विरासत जैसा लगता है। जतिन ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखते हुए उसका उपहास उड़ाया। बोलते बोलते जतिन ने दीवार पर टंगे ड्रैगन करेज चांदी के भाले ड्रैगन करेज सिल्वर स्पीयर को खींचकर बाहर निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने जानबूझकर उस भाले पर अपना पैर रख दिया और अर्जुन को चिढ़ाने लगा। अर्जुन की निगाहें उस चांदी के भाले पर ही टिकी हुई थीं। सिर्फ हारे हुए लोग ही भालों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही मेल है, जतिन ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। खनक! जतिन ने पैर से मारकर उस भाले को अर्जुन की तरफ धकेल दिया। अर्जुन ने जतिन की तरफ देखा। उसकी आंखें एक ठंडी और बेरहम जानलेवा मशीन की तरह चमक रही थीं। जतिन ने न केवल अर्जुन को एक बेकार कचरा कहकर उसका अपमान किया था, बल्कि उसने उसके पिता के पूजनीय ड्रैगन करेज चांदी के भाले के ऊपर अपना पैर भी रखा था। अर्जुन इस हथियार का किसी भी चीज से बढ़कर सम्मान करता था क्योंकि इसका इस्तेमाल उसके पिता ने किया था। जतिन का यह व्यवहार अर्जुन के पिता और पूरे ठाकुर खानदान का घोर अपमान था। अर्जुन नीचे झुका और उसने उस चमकते हुए चांदी के हथियार को उठा लिया। अर्जुन के छूते ही उस भाले ने एक हल्की सी गूंज बस पैदा की, मानो वह अपने असली मालिक को पहचान गया हो। क्या तुम मरना चाहते हो? अर्जुन पूरी ताकत से गुर्राया। जतिन ने उसकी बर्दाश्त करने की आखिरी हद पार कर दी थी। हाँ? तुम कितने बड़े मूर्ख हो! क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? जतिन जोर से हंसा। तुम बेहद दयनीय हो। जतिन को लगा कि अर्जुन इस अपमान को सहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अर्जुन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और जैसे ही जतिन ने उसका मजाक उड़ाया, अर्जुन का शरीर बिजली की गति से घूमा। उसके हिलते ही उसके शरीर से शारीरिक प्रशिक्षण के 5वें स्तर 5 लेवल्स ऑफ बॉडी ट्रेनिंग की प्रचंड ऊर्जा फूट पड़ी और जतिन ने अर्जुन के शरीर में आए इस भयानक बदलाव को तुरंत महसूस किया। कल तक जो अर्जुन एक बेहद कमजोर इंसान था, उसकी जगह अब उसका शरीर एक मंझे हुए बलवान योद्धा जैसा हो चुका था। जतिन पूरी तरह हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि किसी का शरीर इतनी तेजी से विकसित हो सकता है, और अर्जुन जैसे इंसान से तो उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब अर्जुन शारीरिक प्रशिक्षण के हर पहलू में बेहद मजबूत हो चुका था। जतिन अर्जुन की इस अभूतपूर्व और नई गति का मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ था। अपना मुंह बंद रखो, अर्जुन ने जतिन के बाएं पैर पर भाले की नोक को दबाते हुए कहा। आह! जतिन दर्द से चिल्लाया और पीछे की तरफ कूद गया। वह अर्जुन को बेहद नफरत भरी नजरों से घूरने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की, तुम नीच कचरे! तुम्हें चोट पहुंचाई? अर्जुन ने उपहास उड़ाया और वह जतिन के और करीब आ गया, जबकि जतिन लगातार पीछे हट रहा था। तुम क्या करने वाले हो? मैं शर्मा परिवार का युवा मास्टर हूं। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो मेरा परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जतिन ने चेतावनी दी। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। अर्जुन की उन ठंडी आंखों को देखकर जतिन भीतर से पूरी तरह कांप गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन के पास इतनी बड़ी ताकत हो सकती है। अब उसे अतीत में अर्जुन का अपमान करने पर गहरा पछतावा होने लगा था।
अब वह खुद अपमानित होने के कगार पर था और खुद को बचाने के लिए अपने परिवार की ताकत की धमकियां देने पर उतर आया था। तुमने मेरे पिता के पवित्र हथियार का अपमान किया है। मरो। जतिन ने खुद को बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन अर्जुन की गति इतनी तेज थी कि उसका भाला सीधे जतिन के गले को भेदते हुए पार हो गया। भाले की नोक से खून की बूंदें टपकने लगीं। जतिन ने ड्रैगन करेज चांदी के भाले का अपमान किया था और अर्जुन ने जतिन के खून से उसे धोकर पवित्र कर दिया था। अर्जुन ने जतिन के शव के पार उस अलमारी की तरफ देखा जहां वह भाला सजाया गया था। अर्जुन की समझ के अनुसार उस ड्रैगन करेज चांदी के भाले से जुड़ी एक गुप्त युद्धतकनीक की किताब सीक्रेट टेक्निक बुक भी थी। उसे भी इसी शस्त्रागार में होना चाहिए था। उस अलमारी की गहराई से तलाशी लेने के बाद अर्जुन ने एक गुप्त खाने सीक्रेट कंपार्टमेंट का पता लगा लिया। उसने बेहद चतुराई से उस छिपे हुए ताले को खोला और एक प्राचीन और साधारण सी गुप्त पुस्तिका उसके सामने आ गई। यह उसी भाले की गुप्त लिपि सीक्रेट स्क्रिप्ट है जिसका अभ्यास मेरे पिता करते थे। अर्जुन ने उस पुस्तिका को उठाया, उसे अपनी जेब में डाला और शस्त्रागार से बाहर निकल गया। बाहर आकर अर्जुन बेहद सावधानी से शर्मा परिवार के मुख्य परिसर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा। कमीने, तुम काल कोठरी से बाहर कैसे निकले? पीछे से एक जानी मानी कोमल आवाज गूंजी। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन तुरंत घूमा। कुछ ही दूरी पर लगभग 14 या 15 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह शर्मा परिवार के मुखिया की दूसरी बेटी ईवा थी। वह बचपन से ही सुख सुविधाओं में पली बढ़ी थी और परिवार ने उसे सिर पर चढ़ाकर बिगाड़ दिया था, जिसके कारण वह बेहद जिद्दी और दबंग स्वभाव की हो गई थी। अर्जुन के मन में इस घमंडी लड़की के लिए कभी कोई अच्छी भावना नहीं रही थी। तुम्हारा यह धोखेबाज परिवार मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन मैं यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर रहा था। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी घटिया है कि इस पर शर्म आनी चाहिए, अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा। तुम्हारे जैसा हारा हुआ इंसान जो मेरी बहन से शादी करने के लायक भी नहीं था, उसकी हमारे परिवार का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम मुझसे टकरा गए, ईवा ने पूरे अहंकार से कहा। जैसे ही उसने यह कहा, अर्जुन ने देखा कि दर्जनों लोग उनकी तरफ तेजी से बढ़े चले आ रहे थे। उनमें सबसे आगे शर्मा परिवार का मुखिया खुद था। अर्जुन ने तुरंत एक पल में फैसला लिया। इससे पहले कि ईवा उसकी हरकत को समझ भी पाती, अर्जुन ने लपककर उसे दबोच लिया। अब उसने अपने भाले की तीखी नोक सीधे ईवा के गले पर टिका दी थी। हिलना मत, अर्जुन ने कड़े लहजे में चेतावनी दी। अगर तुम जरा भी हिली तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। ईवा अब अर्जुन को कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकती थी। अपने गले पर लगे उस ठंडे भाले की नोक और अर्जुन के चेहरे के जानलेवा भावों ने उसकी सांसें रोक दी थीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह जरा भी छटपटाएगी तो वह धारदार भाला उसके गले को चीर देगा, इसलिए उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसे छोड़ दो, शर्मा परिवार का मुखिया गुस्से से तमतमा उठा। अगर तुमने उसके सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं वादा करता हूं कि दफनाने के लिए तुम्हारा एक कतरा भी बाकी नहीं बचेगा। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा वादा। इस वक्त फैसला मैं करूंगा और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अगर तुम्हारे परिवार ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इसे अपने साथ सीधे कब्र में लेकर जाऊंगा, अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया। मुखिया के सामने उसकी आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था। उसने अपना ध्यान स्नेहा की तरफ लगाया। उसकी नजरें स्नेहा के लिए हमेशा की तरह शांत थीं। स्नेहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम जानती थी कि तुम्हारा परिवार मुझे मारना चाहता है और तुम्हारी शादी स्टीवन के परिवार में कराना चाहता है? अर्जुन ने सीधे शब्दों में जवाब मांगा। अर्जुन को इस तरह देखते हुए स्नेहा की खूबसूरत आंखों में एक उलझन का भाव चमका। काफी देर के सन्नाटे के बाद वह गुस्से में फटी। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने फीनिक्स को जगाया है। अब मेरे पास अपने फैसले खुद लेने की ताकत है। हालांकि स्नेहा ने अर्जुन के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया,
लेकिन उसके इस घमंडी रवैये से अर्जुन को अपना जवाब मिल चुका था। स्नेहा ने अपनी बात जारी रखी। स्टीवन का परिवार बेहद शक्तिशाली है और स्टीवन जल्द ही अपने खानदान का मुखिया बनने वाला है। उसने अपनी साधना के शुरुआती 15वें साल में ही एक महान आत्मद्वार खोल लिया था। 17 साल की उम्र तक उसने दूसरी युद्धात्मा को भी जागृत कर लिया था और 19 साल की उम्र में उसकी उपलब्धियां उच्च प्रशिक्षण के 6ठे स्तर 6 लेवल्स ऑफ एडवांस्ड ट्रेनिंग को पार कर चुकी हैं, जिसने उसे पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया है। स्नेहा के शब्द बेहद कड़े और प्रभावशाली थे। जब उसने स्टीवन का नाम लिया तो उसके चेहरे पर उसके लिए गर्व साफ देखा जा सकता था। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि तुम्हारी तुलना उससे कैसे करूं। इस समय तुम मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते जो स्टीवन का परिवार मुझे दे सकता है। अर्जुन, तुम और मैं कभी एक स्तर पर होने के लिए नहीं बने हैं। तुम्हें इस कड़वे सच को स्वीकार करना ही होगा, स्नेहा ने दो टूक शब्दों में कहा। उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, मानो वे कभी बचपन के पक्के साथी रहे ही न हो। तो तुम यह सब पहले से जानती थी, अर्जुन ने एक गहरे अविश्वास के साथ कहा। स्नेहा, इस कचरे के साथ अपना समय बर्बाद मत करो। इसे पकड़ो, मुखिया ने अपने आदमियों को हुक्म दिया। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा, अर्जुन ने पलटकर धमकी दी। उसकी आंखें बेहद तीखी हो गईं और स्नेहा से बची कुची आखिरी उम्मीद भी पल भर में राख हो गई। इसलिए अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने चांदी के भाले को ईवा के गले पर और कस दिया, जिससे उसकी नोक त्वचा को छूने लगी। भाले की नोक की उस ठंडी चुभन को महसूस करते ही ईवा की आंखों में मौत का खौफ छा गया। पिताजी, दीदी, मुझे बचाइए, ईवा ने रोते हुए भीख मांगी। मुखिया ने अर्जुन से पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? शर्तें मैं तय करूंगा, तुम नहीं। मैं यहां से सुरक्षित बाहर जा रहा हूं। अगर तुम में से किसी ने भी मेरा पीछा करने की हिम्मत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, अर्जुन ने डांटते हुए कहा और एक आखिरी बार स्नेहा की तरफ देखा। मैं अर्जुन ठाकुर तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुका था, उसने स्नेहा से कहा। तुमने आत्मद्वार खोला और एक शक्तिशाली युद्धात्मा को जगाया, और बदले में मुझे तुम्हारे परिवार से सिर्फ मौत की धमकी मिली। आज के बाद से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। हमारे बीच के सारे रिश्ते आज यहीं खत्म होते हैं। अगर अब तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा, अर्जुन की आवाज बिजली की कड़कर की तरह गूंजी, जिसने वहां खड़ी भीड़ के कान के पर्दे हिला दिए। वे उस युवक के अटूट संकल्प को साफ महसूस कर सकते थे। यह आत्मविश्वास मानो सीधे उसकी आत्मा और हड्डियों से निकल रहा था। अर्जुन के ये शब्द न केवल स्नेहा के लिए थे, बल्कि पूरे शर्मा परिवार के लिए एक खुली चुनौती थे। शर्मा परिवार के शक्तिशाली योद्धा एक मामूली अनाथ के हाथों इस तरह की धमकी पाकर गुस्से से पागल हो रहे थे। इसे जाने दो, स्नेहा ने लड़खड़ाती सांसों के साथ आदेश दिया। उसकी खूबसूरत आंखें एक ठंडी रोशनी से भरी थीं। वह अर्जुन को मरा हुआ देखना चाहती थी, लेकिन इस वक्त ईवा की जान बचाने के लिए उसके पास यही एक रास्ता था। स्नेहा की बात सुनकर शर्मा परिवार के ताकतवर योद्धा अंदर ही अंदर छटपटा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा का पालन किया और अर्जुन को शर्मा परिवार के मुख्य द्वार से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। 2 घंटे बाद अर्जुन ईवा को लेकर रानीखेत के उत्तर में स्थित पहाड़ियों ब्लू रिज माउंटेन्स के एक सुनसान और बंजर इलाके में पहुंच चुका था। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? बदतमीज, ईवा ने झुंझलाते हुए पूछा। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, अर्जुन ने शांत लहजे में कहा। यह मत सोचो कि मेरा अपहरण करके और मेरे परिवार के चंगुल से भागकर तुम बहुत शक्तिशाली बन गए हो। तुम कुछ भी नहीं हो और हमेशा एक कचरा ही रहोगे। तुम कभी भी मेरी बहन की बराबरी नहीं कर सकते। तुम और मेरी बहन कभी एक आत्मा या एक रोशनी बनने के लिए नहीं बने हैं। स्टीवन उनके लिए बिल्कुल सही हैं। वह एक राजकुमार और एक अद्भुत योद्धा हैं। तुम उनके सामने एक मामूली तिनके के बराबर भी नहीं हो। ईवा ने अपने सुंदर चेहरे पर घमंड लाते हुए अर्जुन का घोर अपमान किया।
अगले महीने स्नेहा कोर्बेनिक एस्टेट की प्रवेश परीक्षा देगी। वह अपनी प्रतिभा दिखाएगी और स्टीवन के साथ ऑर्डर ऑफ पेल्स में शामिल होगी, जो इस देश का सबसे शक्तिशाली युद्धकला घराना है। वे दोनों बहुत मशहूर होने वाले हैं। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? अगर मेरी बहन तुम्हारे साथ रहती तो उसकी जिंदगी गुमनामी और साधारणता में ही बर्बाद हो जाती। तुम कुछ भी नहीं हो, एक कमजोर, बिना नाम और बिना पहचान के अनाथ। ईवा ने घमंड से सिर उठाते हुए उसका उपहास उड़ाया। क्या तुम्हारा बोलना खत्म हो गया? अर्जुन ने चिढ़ते हुए पूछा। उसने अपना भाला बाहर निकाला और उसकी धातु से एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। ईवा बेहद नाराज दिखी और ऐसा लगा मानो वह कुछ और भी कहना चाहती थी। अर्जुन का भाला तेजी से कांपा और उसकी रोशनी तेजी से चमकी। अर्जुन ने झटके से ईवा के कुर्ते का कॉलर एक तरफ खींच दिया, जिससे उसका कोमल कंधा और गर्दन का हिस्सा उजागर हो गया। ईवा के मुंह से एक चीख निकल गई और उसने घबराकर तुरंत अपने दोनों हाथों से खुद को ढक लिया। इस वक्त तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मेरे हाथ में है। बेहतर होगा कि तुम मुझे थोड़ा सम्मान दिखाओ, वरना तुम्हारा अंजाम क्या होगा मैं खुद नहीं जानता, अर्जुन ने कड़े लहजे में कहा। ईवा की सांसें थम गईं जब अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से उसके खुले कंधे को पकड़ लिया और अपना दायां हाथ उसकी ठुड्डी की तरफ उठाया। अर्जुन की आंखों में छिपा गुस्सा शब्दों से परे था। ईवा का शरीर डर के मारे कांप रहा था और उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। अर्जुन की उस तीखी नजर के सामने ईवा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके सारे कपड़े पारदर्शी हो गए हों और वह उसकी आत्मा तक को देख पा रहा हो। तुम क्या करने वाले हो? ईवा हकलाने लगी। अब वह सचमुच डर गई थी और उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ चुका था। वह शारीरिक रूप से अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अर्जुन अब उसके साथ जो कुछ भी करना चाहता उसे चुपचाप सहना ही पड़ता। अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नजरें ईवा को लगातार बेधती रहीं। उनके शरीर एक दूसरे के इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की सांसों और दिल की धड़कनों को महसूस कर सकते थे। इससे ईवा का शरीर और अधिक कांपने लगा। उसे लगा कि उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। उसका शरीर तप रहा था। क्या यह मेरे साथ? ईवा इस ख्याल को पूरा भी नहीं कर पाई। उसके पास यह मानने की हर वजह थी कि उसकी आशंका सच होने वाली है। आखिरकार वह सुंदर और आकर्षक थी। इस सुनसान जंगली पहाड़ी पर अर्जुन के मन में उसे लेकर बुरे विचार आना स्वाभाविक था। यहाँ वह पूरी तरह उसके रहमो करम पर थी। यह सोचकर ईवा का दिल बैठ गया। वह मरना नहीं चाहती थी। वह खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मैं जानती हूँ कि मेरा शरीर तुम्हारे लिए बहुत आकर्षक है, ईवा ने शर्म से अपना चेहरा झुकाते हुए धीरे से कहा। अगर तुम चाहते हो तो मैं खुद को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो कि इसके बाद तुम मुझे सुरक्षित जाने दोगे। पूरी हिम्मत जुटाकर कही गई ईवा की इस बात के जवाब में उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अर्जुन ने ईवा की तरफ घोर घृणा से देखा। उसने नफरत से उसके शरीर को खुद से दूर धकेल दिया। उसका और अधिक अपमान करते हुए उसने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे ध्यान के लायक भी हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा घटिया और बेवकूफाना ख्याल आया भी कैसे। यह कहकर अर्जुन उससे दूर घूम गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने घर जाओ। अर्जुन की आवाज बिजली की तरह गूंजी। ईवा का चेहरा पीला पड़ गया और वह अर्जुन की पीठ को घूरती रह गई। उसके भीतर नफरत और आक्रोश की एक लहर दौड़ गई। ईवा को लगता था कि वह बेहद खूबसूरत है और कोई भी मर्द उसके प्यार में पड़ जाएगा। उसे लगा था कि अर्जुन भी उसकी सुंदरता और शरीर का लालची होगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अर्जुन उसकी इस सुंदरता को तुच्छ समझता था। उसका वह तमाचा ईवा के इसी घमंड को तोड़ने के लिए था, ताकि उसे दुनिया के सबसे गहरे अपमान का एहसास हो सके। ईवा का शरीर अपनी जगह से हिला नहीं।
उसकी आंखें इस गहरे अपमान के कारण सुन्न हो चुकी थीं। वह लगातार अर्जुन को देखती रही और गुस्से में उसने अपने होंठ को इतनी जोर से काटा कि उससे खून आ गया। अर्जुन आगे बढ़ने लगा और जैसे ही उसकी परछाई अंधेरे में गायब होने वाली थी, उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी। मैं आज तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि 5 साल पहले तुमने मेरे लिए एक कटोरी नूडल्स बनाए थे। लेकिन आज के बाद से हम एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी हैं। अर्जुन के इन शब्दों को सुनकर ईवा की खूबसूरत आंखें आंसुओं से नम हो गईं। उसका दिमाग 5 साल पुरानी उस घटना की यादों में चला गया। उस समय वह 10 साल से भी छोटी एक मासूम बच्ची थी। उसका दिल बचपने की मासूमियत से भरा हुआ था। वह वैसी घमंडी और बदतमीज नहीं थी जैसी वह आज बड़ी होकर बन चुकी थी। उस दिन उसने अर्जुन के प्रति दया दिखाई थी। अर्जुन शर्मा परिवार को पीछे छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ गया। वह जानता था कि वह अब इस राज्य में नहीं रुक सकता। उसे अपने लिए एक सुरक्षित और मजबूत ठिकाना ढूंढना होगा। उसकी पहली पसंद हस्तिनापुर, वॉशिंगटन, डीसी थी, जो युद्धकला की पवित्र भूमि मानी जाती थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां उसके अपने ठाकुर खानदान के पुराने अवशेष थे। वह यह जानना चाहता था कि आखिर रातों रात ठाकुर खानदान का पतन कैसे हो गया, क्या उसके माता पिता अभी भी जिंदा हैं और वे इस वक्त कहाँ हैं। पहाड़ी रास्ता बेहद उबड़-खाबड़ था और अर्जुन उस पगडंडी पर तेजी से दौड़ रहा था। तभी उसे अपने पास से एक तेज हवा का झोंका गुजरता हुआ महसूस हुआ और अगले ही पल एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी गति बेमिसाल थी। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि यह एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा है जिससे वह मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, वरिष्ठ महोदय? अर्जुन ने जांचने के लहजे में पूछा। उसकी आवाज में न तो कोई कमजोरी थी और न ही बहुत ज्यादा अहंकार। बहुत अच्छे, बहुत बहादुर हो। सचमुच एक अद्भुत प्रतिभाशाली युवक। उस शर्मा परिवार के सभी लोग यकीनन अंधे हैं। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अर्जुन के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने सीधे अर्जुन की तारीफ की और शर्मा परिवार का अपमान किया। वह अर्जुन को बेहद सराहना भरी नजरों से देख रहा था। यह व्यक्ति गुरु द्रोण गैरिसन हाइड थे, जो पहाड़ियों से अर्जुन के युद्धात्मा के जागरण को चुपचाप देख रहे थे। शर्मा परिवार के उस धोखे के सामने भी तुम इतनी शांति से वहां से निकल आए क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा है कि तुम एक महान योद्धा बनने के काबिल हो। गुरु द्रोण ने अर्जुन को ध्यान से देखते हुए उसकी पहचान को उजागर किया। महर्षि अर्जुन की आंखें ठहर गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह अजनबी उसके बारे में इतनी अच्छी तरह जानता होगा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, गुरु द्रोण ने कहा, पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने अपना हाथ उठाते हुए आगे कहा, तुम्हें इस वक्त छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत है, क्या मैं सही कह रहा हूं? जी हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। चूंकि यह व्यक्ति सब कुछ जानता था, तो निश्चित रूप से उसने पहले ही उसके बारे में सब पता लगा लिया था। अब उससे कुछ भी छिपाने का कोई फायदा नहीं था। अब से 1 महीने बाद कोर्बेनिक एस्टेट में एक बड़ी प्रवेश परीक्षा आयोजित होने वाली है। उस समय पूरे देश से प्रतिभाशाली युवा योद्धा इस प्रवेश मूल्यांकन में भाग लेने के लिए इकट्ठा होंगे। गुरु द्रोण ने धीरे से कहा। उनकी नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मैं इस परीक्षा में तुम्हारे प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक हूँ। कोर्बेनिक एस्टेट। गुरु द्रोण की बात सुनकर अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। इस देश का निवासी होने के नाते वह युद्धकला के इस महान गुरुकुल के बारे में अच्छी तरह जानता था। कोर्बेनिक एस्टेट हस्तिनापुर क्षेत्र के अनगिनत महाविद्यालयों में सबसे प्रमुख और शीर्ष स्थान पर था। वहां पूरे देश से सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को चुना जाता था। उनके पास सबसे शक्तिशाली और कुशल गुरुओं की टोली थी और वह गुरुकुल बेहद समृद्ध था। पूरे देश के युवा योद्धा कोर्बेनिक में पढ़ने का सपना देखते थे। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। जब मौका मिले तो तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए।
इसके अलावा अगर तुम इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें सीधे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ और व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी साधना का मार्गदर्शन करूंगा। गुरु द्रोण ने अपनी बात जारी रखी। वह कोर्बेनिक और एस्केलॉन हाउस के एक सम्मानित वरिष्ठ गुरु थे। वे इतनी आसानी से किसी को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अर्जुन की असाधारण प्रतिभा ने उन्हें उसे अपने मार्गदर्शन में लेने के लिए प्रेरित किया था। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। कोर्बेनिक में प्रवेश पाना वाकई एक बेहतरीन मौका था। हालांकि अर्जुन के पास इस वक्त इन सब चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसके परिवार का विनाश कैसे हुआ, इसकी जांच करना उसकी सबसे पहली प्राथमिकता थी। यह अवसर जितना भी आकर्षक लग रहा था, वह गुरुकुल की पढ़ाई में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं आपके इस बड़पन और बुद्धिमत्ता का सम्मान करता हूं, महोदय, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम निपटाने हैं। मुझे डर है कि मैं इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाऊंगा। अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया और आगे बढ़ने लगा। मना करने की इतनी जल्दी मत करो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? कितने ही लोग मुझसे शिक्षा लेने के लिए तरसते हैं और उन्हें कभी यह मौका नहीं मिलता। गुरु द्रोण ने अपने पद का गौरव गाते हुए कहा। अर्जुन को जाता देखकर उन्होंने अपनी महानता और प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे आकर्षित करने की कोशिश की। वरिष्ठ महोदय एक गुरु बनने के लिए दृढ़ हैं, लेकिन यह तुच्छ युवक परीक्षा में भाग लेने के लिए बहुत व्यस्त है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा करेंगे, अर्जुन ने हल्के उपहास के साथ कहा। यह सुनकर गुरु द्रोण ने एक पल के लिए एक महान गुरु के रूप में अपना संयम खो दिया। तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है, उन्होंने कहना शुरू किया। स्नेहा शर्मा, वह भी इस परीक्षा में भाग लेने वाली है और अपनी प्रतिभा के दम पर वह निश्चित रूप से कोर्बेनिक में प्रवेश पालेगी। स्नेहा भी भाग ले रही है? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। गुरु द्रोण की बात सुनकर अर्जुन को ईवा की कही हुई वह घमंड भरी बातें याद आ गईं जो उसने अपनी बहन और स्टीवन के बारे में कही थीं। दोनों की बातें बिल्कुल मेल खा रही थीं। इसका मतलब ईवा की वह बात कोई खाली धमकी नहीं थी। अर्जुन के चेहरे पर सोच विचार के भाव आते देखकर गुरु द्रोण ने अपनी जेब से एक वस्तु निकाली और उसे अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। यह तुम्हारा निमंत्रण पत्र, इनविटेशन है। इससे पहले कि अर्जुन मना कर पाता, गुरु द्रोण ने आगे कहा, इस पर अच्छी तरह विचार करना। परीक्षा शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन अवसर किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे ही अर्जुन ने उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया, गुरु द्रोण का शरीर उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। यह कितने शक्तिशाली हैं, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। वह गुरु द्रोण द्वारा दिखाई गई इस असाधारण ताकत को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया था। यह होती है असली ताकत, असाधारण शक्ति। क्या मैं कभी इस स्तर तक पहुंच पाऊंगा? उसने खुद से सवाल किया। इस दुनिया में ताकत ही सर्वोच्च थी और शक्ति ही सब कुछ थी। इससे पहले अगर अर्जुन के पास थोड़ी सी भी ताकत होती तो उसे शर्मा परिवार के हाथों इस तरह के अत्याचार और अपमान नहीं सहने पड़ते। पिछले 10 सालों के अपने संघर्ष को याद करते हुए अर्जुन का चेहरा एक कड़े संकल्प से भर गया। उसके अतीत के अनुभवों ने उसे एक महान योद्धा बनने के लिए भीतर से झकझोर दिया था। रही बात कोर्बेनिक एस्टेट की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की, तो वह वैसे भी हस्तिनापुर ही जा रहा था। एक हल्के मंत्रोच्चार के साथ अर्जुन ने अपने हाथ में थमे ड्रैगन करेज चांदी के भाले को जागृत किया। उसने उसे अपनी हथेली में पकड़ा और उसकी चमकती हुई धातु को निहारने लगा। मैंने शारीरिक प्रशिक्षण के 5वें स्तर को तो पार कर लिया है, लेकिन मैंने अभी तक किसी युद्धकला के जादू या लड़ने की विशेष कलाओं, फाइटिंग स्किल्स में महारत हासिल नहीं की है। मुझे अभ्यास करना होगा, अर्जुन ने धीरे से बुदबुदाया। फिर उसने भाले को मजबूती से पकड़ा और हवा में लहराते हुए आगे की तरफ वार किया। लेकिन उस तेज गति के कारण भाले की नोक अचानक अपनी जगह से थोड़ी हिल गई। यह क्या? अर्जुन की आंखें चमकीं और उसने अभ्यास रोक दिया। उसने भाले की उस नोक की बारीकी से जांच की और पाया कि वह ढीली थी। अर्जुन ने उसे थोड़ा घुमाया और बाहर निकाल लिया।
यह तो अर्जुन ने हल्की सी भ्रिकुटी सिकोड़ी। उस भाले के मुख्य डंडे शाफ्ट के भीतर एक छोटा सा गुप्त पत्र छिपा हुआ था। उस पत्र पर लिखी 2 लाइनें साफ देखी जा सकती थीं। पहली लाइन में लिखा था, महल में खूंखार बाघ हैं जो तुम्हारी जान को खतरे में डाल रहे हैं। वे 10 साधारण शब्द अपने भीतर एक बहुत बड़ा और गहरा अर्थ समेटे हुए थे। अर्जुन की आंखें कांप उठीं, मानो उसने उन शब्दों के पीछे छिपे भयानक सच को पढ़ लिया हो। वह खुद को दूसरी लाइन पढ़ने से नहीं रोक पाया, जहां नीचे हस्ताक्षर थे, भवदीय कोर्बेनिक एस्टेट, आचार्य भीष्म एडमंड पियर्स। महल में खूंखार बाघ हैं जो तुम्हारी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अर्जुन ने खुद से उन शब्दों को दोहराया, मानो वह उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने जितना इसके बारे में सोचा, उसका विश्वास उतना ही पक्का होता गया। यह पत्र मेरे पिता को कोर्बेनिक के आचार्य भीष्म नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। इसका मतलब है कि उस गुरुकुल एस्टेट में कोई ऐसा था जो मेरे पिता की जान का दुश्मन बना हुआ था, अर्जुन ने सोचा। एक साधारण से विश्लेषण के बाद उसे अपने परिवार के विनाश से जुड़ा हुआ पहला ठोस सुराग मिल चुका था। अगर मैं कोर्बेनिक जाता हूं और इस आचार्य भीष्म को ढूंढ लेता हूं, तो शायद वे मुझे मेरे पिता और हमारे ठाकुर खानदान के बारे में सब कुछ बता पाएंगे, अर्जुन ने खुद से कहा। अब उसकी आगे की यात्रा का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। अर्जुन की आंखें एक नई चमक से भर गईं। वह अपने माता पिता के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग के साथ। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट और समर्थन से ही हमें आगे और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।